नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी जब जब विदेश दौरे पर जाते हैं, जैसे ही विदेशी धरती पर पदार्पण करते हैं, डंका बजना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार मामला कुछ गड़बड़ हो गया। इंडोनेशिया के लिए उड़े थे, तभी से फंसना शुरू हो गया। हालांकि पिछला मैं एक कार्यक्रम में आज बोला था, पिछले 1.5 महीना 2 महीना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कष्टकारी रहा है। ये ग्रहों की चाल पलटने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन आप 2 महीने का इकट्ठा एनालिसिस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम खाली पिछले 24 घंटे की चर्चा कर लेते हैं। जब यहां से उड़े पुष्प विमान पे 8600 करोड़ के, उसके बाद से अब तक नॉन स्टॉप 4 झटके लगे हैं। आप फोटो देखिए, डंका बज रहा है, यहां पर बरकरार है डंका बजना, लेकिन चेहरा मोदी जी का लटक गया है। इधर वहां पे वो इंडोनेशिया में इनाम ले रहे हैं, इधर उनका दुलारा मंत्री है, उसके दफ्तर में कोहराम मचा हुआ है, बर्खास्तगी हो रही है। ये मामूली संकट है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। ट्वीट डिलीट करना मतलब प्रधानमंत्री का भागना, अपने ही स्टेटमेंट से, अपने आधिकारिक पोस्ट से भागना। और आधिकारिक पोस्ट से भागना यानी प्रधानमंत्री का खोखला होमवर्क अब सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री का न होमवर्क बेहतर है, न क्लास वर्क बेहतर है। बस टीचर कोई बेहतर नहीं मिल रहा है कि पनिशमेंट के लिए बेंच पे खड़ा कर दे। नो होमवर्क, नो क्लास वर्क, सिर्फ डिस्टर्बेंस इन द क्लास। केवल डिस्टर्बेंस क्लास में पैदा कर रहे हैं। उसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं कि विकास हो रहा है। डिस्टर्बेंस को ही भक्त कहते हैं। देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, हिल रही पूरी क्लास, इसका मतलब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। किसी देश का प्रधानमंत्री इतना ऊल जलूल या अज्ञानता से भरा पोस्ट करता है। हालांकि मोदी जी ने पहली बार नहीं किया है, डिलीट पहली बार करके भागना पड़ा है। मोदी जी आज तक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और फेक स्टेटमेंट, इसके चैंपियन रहे हैं। इनका रिकॉर्ड बुक देखा जाए तो ऐसे स्टेटमेंट से भरा हुआ है। ये गुरु गोरक्षनाथ, कबीर और नानक को एक साथ बैठा करके चाय पे चर्चा करवा चुके हैं। ये बिहार में तक्षशिला विद्यालय में पढ़ाई करवा चुके हैं। बिहार और अफगानिस्तान की दूरी इतनी है कि पैदल चलो तो सालों गुजर जाए। ये बिहार में तक्षशिला अफगानिस्तान का वो बिहार में बता चुके हैं। मामूली नहीं है मोदी जी। अब खैर अब सब शुरू में बता देंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, इसीलिए मुंह लटकता है। इसीलिए पता ही नहीं है मुंह कहां नहीं लटकेगा। जहां 150 का मेडल रहेगा, पहली बार ही उसकी ढलाई हुई होगी। मुंह कहां नहीं लटकेगा जहां एआई वाला सर्टिफिकेट होगा, वहां तो मुंह लटकी जाएगा जहां नेहरू का नाम आएगा। लाइए हेमंत भाई को, अब रोकना पड़ेगा मुझे, अपनी जुबान को विराम देना पड़ेगा। स्वागत है हेमंत भाई, शुरू करिए जरा अंताक्षरी। लाइए शुरुआत करिए, चलिए करिए, शुरू करिए, सुना दीजिए पूरा। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम सब। अब इस पे
बहुत क्लियरिटी नहीं हुई होगी, मैं क्लियर कर दूं क्यों सुनवाई, शुरुआत यहाँ से क्यों की है। हमारे यहाँ एक कहावत है, संस्कृत में कहते हैं पुनर्मूसको भव, मतलब फिर से मूस बन गए चूहा। हाथी उथी बने थे, फिर से चूहा बने। ठीक है। दूसरी कहावत है ठेठ हिंदी में, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है। अब और देसी वाली कहावत तुम नहीं जाऊंगा मैं, कि नहीं तो भोजपुरी में मैं बता देता कहावत, ये कहावत तो बताते रहते हैं। नरेंद्र मोदी हैं, ये क्या बोल रहे हैं, 2014 के बाद इस देश की जो इस्टेब्लिश्ड स्थापित विदेश नीति थी, विदेश नीति की जो कंटिन्यूटी थी, उसको थोड़ा तकनीकी भी है, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा हमारे साथ दीजिए आप। फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी होती है, वो देश की पहचान से उसकी फॉरेन पॉलिसी जुड़ी होती है, मिजाज से जुड़ी होती है, रूह से जुड़ी होती है। उस फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया मोदी जी ने। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी ने उनको समझ में आई, न अटल बिहारी वाजपेयी की फॉरेन पॉलिसी समझ में आई। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, नेहरू तो मान लिए बुरे ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी की फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ में आई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बहुत ही विख्यात भाषण है जो फिलिस्तीन पर उन्होंने दिया था, बहुत क्लिप उसकी वायरल होती है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया में डंके चोट पे कहा था कि भारत फिलिस्तीन को लेकर क्या सोचता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन। लेकिन मोदी जी ने उस पूरी फॉरेन पॉलिसी को तहस नहस कर दिया और इजराइल को, आताताई इजराइल को फादरलैंड बना लिया। हालांकि वो उनका अपना हो सकता है, हमारा नहीं है, हम पहले दिन से कहे थे वो उनका अपना हो सकता है, हम अपनी भारत माता को गाली नहीं दे सकते, तो उनका अपना पर्सनल व्यू होगा, अपना पर्सनल फादरलैंड। अब आज सोचिए 12 साल डंका बजाने के बाद डंका पति आज क्या कह रहे हैं कि हम टू नेशन सोल्यूशन को का समर्थन करते हैं, हम टू नेशन सोल्यूशन के पक्ष में हैं। पुनर्मूसको भव इसीलिए बोला था हेमंत भाई मैंने, अगर हम दो दो लाइन का आज जवाब लेते चले ना तो जो अच्छा है, एक एक क्लिप पर, एक एक हिस्से पे दो दो तीन तीन मिनट ऐसे चलेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। ये पुनर्मूसको भव नहीं है, इसका मतलब, और एक कहावत बता दूं, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब चले 9 दिन लगातार, ये 12 साल चले हैं। और पूछा कितनी दूरी तय किए, तो पता चला ट्रेडमिल पे चल रहे थे, वहीं खड़े हैं। 12 साल की विदेश नीति बेड़ा गर्क करने के बाद आज कहां खड़े हुए, जहां नेहरू ने इनको खड़ा किया, मतलब जहां नेहरू ने देश को खड़ा किया था वहीं खड़े होते। तो डे वन से अगर वहीं खड़े रहते तो आज कुछ काम के बने होते आप। क्यों इतना टाइम वेस्ट किए देश का? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो आपने क्लिप दिखाया ना, ये क्लिप किस अवसर का है, जब इनको इंडोनेशिया का अवार्ड दिया गया, उस समय 2 मिनट के लिए बोलना था तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे उसको। आप देखिए कि अटल जी ने जिस बात का समर्थन किया, इस देश की सारी सरकारें 1947 से आज तक जिस बात का समर्थन करती आई, उसमें जाकर ये फादरलैंड बना करके खड़े हो गए। और अब तो हालत ये है कि इजराइल को लेकर के बोलते समय भी 4 बार सोचना पड़ेगा आने वाले समय में, वो समय भी बहुत जल्दी आएगा, देखते चलिए। आपने कल की एक चीज ऑब्जर्व की, यानी पता नहीं मिस कर गया, जेडी वेंस ने हाल ही में एक बात कही थी नेतन्याहू को बातचीत में, मीडिया के सामने बैठ कि आज की तारीख में अब इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई नहीं है। तो श्रीमान नेतन्याहू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि गलत कह रहे हैं वो, 140 करोड़ भारत के लोग खड़े हुए। 140 करोड़ में ज्यादा का तो मैं नहीं कह सकता, हम 2 तो नहीं है कम से कम नेतन्याहू के साथ, ठीक है ना। जिस आदमी ने इस तरीके के अंदर संगार और पाशविकता की हो, वो किसी भी तरीके के समर्थन और रहम का पात्र नहीं। तो आपने विदेश नीति का जिक्र कर दिया आशीष भाई, कई बार आप ना मतलब मेरी पेशेंस टेस्ट करने लग जाते हो। क्या पता भाई विदेश नीति का, विदेश नीति का वह पता है, फॉरेन पॉलिसी का एक पता है। ये व्यक्ति केवल और केवल सेल्फ ऑब्सेस्ड है और इसकी नीतियां धर्म के आधार पर तय होती हैं। वहां पर गजा में इतना सब कुछ हो गया, आज तक एक शब्द बोलने के प्रधानमंत्री, एक शब्द कह रहा हूं, ऐसा जुल्म। अरब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर हो गए। गजा के अंदर जो लोग रह रहे थे, क्या वो सारे हमास थे क्या? तो छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 दिन का दूध मुआ बच्चा, कोई 2 महीने का बच्चा,
अब वो रिपोर्ट होगी आगी ना, हमारे जज साहब थे हाईकोर्ट के, जो उन्होंने बता दिया सारा कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो टारगेट किया गया। तो विदेश नीति वगैरह की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बुलाइए, मेरा डंका बजाइए, मुझे एक अवार्ड दे दीजिए, झूठा सच्चा कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 हिंदुस्तानियों को एयरपोर्ट पे नचा दीजिए, ठीक, 1-2 वीडियो दिखा दीजिए, एनआरआई के आज भी आ गया वो महिला का, मैं पहली बार मोदी जी को साक्षात देखूंगी, हिंदुस्तान में आजा, रोज देख ली, ठीक, फोटो लगा ले ड्राइंग रूम में। सवाल वो नहीं है, विदेश नीति जो गंभीर विषय था आशीष भाई, उसका उपहास का पात्र बना करके और सारी दुनिया देख ली कि ये व्यक्ति कैसा है, और उसके आधार पर सारी चीजें चल रही। वो फिलिस्तीन का मसला हो, कोई मसला हो, विदेश नीति जब शपथ लेने आए थे, क्या गजब किया था कि सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हमें बुलाया भाई, बहुत बड़ा स्टेट्समैन, ऐसा तो गजब ही कर दिया, एक नया इनोवेशन था वो। उसके बाद उन देशों में से कितनों के साथ बोलचाल आज आपकी है, जरा वो बता दीजिए। मर्जी आए तो जहाज रास्ते में मुड़वा करके पाकिस्तान चले गए। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी गए थे पाकिस्तान? ये क्या करने गए थे और क्या लेकर के आए वहां से? तो विदेश नीति तो आशीष भाई आपने बिल्कुल सही कहा, कंटिन्यूटी में होती है, एक पर्सपेक्टिव के साथ होती है, एक विजन के साथ होती है, और वो विजन इंडिविजुअल का नहीं होता, वो एक नेशन का विजन होता है, और वो इंटरनेशनल विजन होता है कि हमें कहां बढ़ना है, किस दिशा में बढ़ना है, किन सौ लोगों से दोस्ती करनी है, कहां क्या करना है। इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। इंडोनेशिया के अंदर भी अपने सेठ के लिए एक जो है कंटेनर का जुगाड़ करने के लिए गया, वहां पे एक बड़ी पोर्ट है, उसका हिसाब किताब करना, वो मामला अटका हुआ है। इंडोनेशिया चाहता है कि भारत सरकार करे, डंकापति चाहते हैं कि उसको उनका मित्र सलामत बढ़िया रहे, सोहनती का मामला। तो ये सारा खेल आशीष भाई वहां से चलता है, और ये कई दिनों से, कई सालों से अटका हुआ मामला। इंडोनेशिया में तीसरी बार गई, को पहली बार नहीं गई, ये भी याद रखिए, ठीक। तो इस व्यक्ति को नहीं है समझ, और इसका जो विदेश मंत्री है, दुर्भाग्य से वो कहने को कैरियर डिप्लोमेट है, ही इज ए डिजास्टर, इज ए डिजास्टर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो सत्यानाश जयशंकर के कार्यकाल में हुआ है, देखिए इसी श्रीमान जी के शासन के अंदर, मोदी जी के, सुषमा स्वराज भी थी, वो बेचारी अपने लोगों के पासपोर्ट ही जारी करवा दिया करती, ट्वीट कर करके, इसका ये कर दो भाई, इसका ये कर दो, फलाना, दूसरे देशों के अंदर से। वो भाई तो वो भी नहीं करता दिखता, वो करता क्या सुबह शाम तक ये नहीं पता। तो मोदी जी और जयशंकर ने मिला करके इस देश की विदेश नीति का सत्यानाश कर दिया। और आज कमाल तो तब हुआ जब जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो इनका भाषण दिखाया आपने क्लिप, जो वो बोले अवार्ड के बाद, उन्होंने नेहरू का नाम ले दिया। अभी आगे जहाँ उससे आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, अब आगे उसी क्रम में आ रहे हैं, इसलिए पे चल रहे हैं जयशंकर की बात। आप जयशंकर को डिजास्टर कहते हैं, तो जयशंकर की तारीफ है, जयशंकर इज डिजास्टर्स फॉर डिजास्टर, ये डिजास्टर के लिए भी डिजास्टर्स है वो खुद में जो है। आगे चलिए जरा, अगला लाइए। ये तो अभी एक हो गया। अब ये देखिए, ये मैंने इसलिए दिखाया कि ऐसा लोग न कहें कि हम मोदी जी सम्मान मिला नहीं दिखाए। पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। अब सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद वाला दिखाइए जरा। सर्वोच्च सम्मान मिला, लेकिन सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद मुंह उतर सा गया। इसको पहले पढ़ लीजिए, फुल कर दो इसको इसलिए क्योंकि वो भाषा जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की है, वो समझ में ना आवे, पहले से समझ लीजिए। As soon as the president of Indonesia mentioned Jawaharlal Nehru's name, the expression of Prime Minister Narendra Modi's face appeared to change. Prime Minister Narendra Modi may visit as many countries as he likes and try to strengthen his image through his PR team, but reaching the stature of Jawaharlal Nehru is not easy. यहाँ पे ये बड़ा सॉफ्ट है जो लिखा है जिन्होंने, नॉट इजी नहीं, इम्पॉसिबल फॉर द मैन लाइक मोदी। इजी ये आसान नहीं है। ये अटल जी के और बाकी लोगों के साथ लिखा जा सकता था कि नेहरू बनना चाहे अटल जी, तो आसान नहीं है। मोदी जैसे व्यक्ति के लिए नामुमकिन से ज्यादा नामुमकिन है। नॉट इजी तो बहुत शब्द ऐसा हो गया। नेहरू हैड ए यूनिक स्टेचर इन द वर्ल्ड. His vision, his identity, and his influence are still remembered in many countries today. That is why his name continues to be mentioned with respect on international platforms. और ये पहली जगह नहीं है, ये यूरोप के कंट्री में खड़े थे, जहां से ट्रेन में बैठ करके गए थे कीव, यूक्रेन, वहां भी ये खड़े थे
और बगल के राष्ट्राध्यक्ष जिस राष्ट्राध्यक्ष के साथ खड़े थे वो शुरुआतें कर दिया, नेहरू का एहसान है हमारे ऊपर। नेहरू का दुनिया में बहुत देशों पे एहसान है, और जिस देश में आज खड़े होकर के वो अमर पट्टा पहने हैं, उस देश के साथ नेहरू से सलाह लेकर के उस देश के लिए तो बहुत कुछ नेहरू थे। और नेहरू, नासिर और टीटो की ये तिकड़ी थी। नेहरू, नासिर, टीटो ये तिकड़ी थी जिसने गुट निरपेक्ष जो है इस गुट निरपेक्ष आंदोलन या विचार का सूत्रपात किया था। उसमें भी वैचारिक स्रोत या आप कहिए फिलोसफिकल गाइड की भूमिका में नेहरू थे। बाकी तो उनके हाथ थे, उनके साथी थे। वहां पे फिलोसफिकल गाइड, उसके आइडियोलॉजिकल गाइड नेहरू थे। तो कहाँ नेहरू और कहाँ नरेंद्र, नाम साथ में लो तो जो है फिर क्या कहें। तो ये था। अब जरा सुना दीजिए, हमने सुना भी देते हैं, हो सकता है कुछ लोग समझ जाए, हमारे बाहर भी लोग देखते हैं। सुनिए। Tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan। देखिए टाइमिंग भी, कैमरे, जवाहरलाल नेहरू नाम लेते आ गए इधर, बस हटा दो आप। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, जवाहरलाल नेहरू, उनकी चर्चा के बगैर भारत के संबंध दुनिया के 90% देशों से भारत के संबंध बिना नेहरू का नाम लिए वो संपूर्णता ही नहीं हासिल करेंगे। संबंधों को परिपूर्ण करने के लिए एक नाम होता है, वो नाम है नेहरू। समझे आप? तो ये इनाम वाले संबंध के लिए नरेंद्र और परिपूर्णता के लिए नेहरू। अब जरा आगे चलते हैं, फिर आते हैं सवाल पर। अगले पाइए जरा, ये देखिए। अब हाँ, ये यहां से तब चलेंगे सवाल पर। ये देखिएगा, दो फोटो है ना, दो टेलीप्रॉम्प्टर, गर्दन दाएं जाए बाएं जाए, फिर यहाँ सर्किल में देखिए लगा हुआ है। और उधर वो साधारण सादगी वाला राष्ट्रपति दिख रहा है जो बिल्कुल खुले दिल से नाम लिया। हो के नोट्स वहां भी होंगे, ऐसा नहीं है। जब ऐसे स्टेज पर नोट्स होते हैं, सामने पन्ना पड़ा होगा, लेकिन कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं। मतलब जो है एक्चुअल है। हेमंत भाई, इसीलिए मैंने, जब आपने नेहरू की चर्चा की कि नेहरू का नाम आते ही, नेहरू के बगैर काम नहीं चलेगा। आप अपने देश में कितना भी गरिया लो, अंधभक्त पाले हो, उनके पालतू के सामने कितना भी गरिया लो, ताली बजाता है। बाहर नेहरू बिना कैसे काम चलेगा? नहीं, उन्होंने वही तो बताया उनको कि जो आपको आज मिला है ये अवार्ड हम 71 साल पहले पंडित नेहरू को दे चुके हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और वो जो पढ़ रहे थे, वो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला भी मातृभाषा का प्रयोग करता है। ये आपका ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मोदी जी का देखिए कि मोदी जी हिंदी में ही बोल रहे थे और टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। केवल 3 लाइन बोली, उन्होंने चौथी बोली भी, 3 ही लाइन थी। अगर आप उसको रिवाइंड करना चाहें तो कर लीजिए। और दुनिया के सबसे शानदार ऑरेटर हैं, सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, एज पर देयर प्रोमेरियंस। लेकिन समस्या क्या है कि जो इतने ये विदेशी फोटोग्राफर है ना, ये भी आपकी तरह जो है ना हर चीज के अंदर घुस जाते हैं। अब देखिए, वो टेलीप्रॉम्प्टर दिखाने की क्या जरूरत थी? वो जो आपके जो प्रिय जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उनके 100 फोटो आए आज सुबह से मोदी जी के इंडोनेशिया में। किसी एक भी टेलीप्रॉम्प्टर दिख रहा है आपको? और इनके जितने भी जो विदेशी सोर्स है, जितने भी फोटो देखोगे आप, सब में टेलीप्रॉम्प्टर दिखा रखे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगी तो घुटनों के बीच में पर्ची होगी, और पर्ची में हिज एक्सीलेंसी कहा जा रहा होगा। 6 बार हिज एक्सीलेंसी कह दिया ट्रंप। तो आशीष भाई, फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, जब आप चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, यू हैव टू हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। जैसे ही नेहरू का नाम लिया, चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तो होना चाहिए इससे खुश कि हमारे पूर्वज भी ऐसे थे। हमारे पूर्वज जिस समय देश आजादी में ताजा ताजा निकला था पूरा गुलामी से, और उसके 8 साल के अंदर अंदर नेहरू जी का, इनका जिस तरीके से उनको स्मरण करते हैं, होना तो चाहिए गर्व का विषय। लेकिन इनके जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है एनजीओ वाली, उसमें समस्या नेहरू की क्या है? नेहरू और इंदिरा गांधी से एक ही समस्या है, गांधी परिवार से, कि उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
तो आमतौर पे क्या होता है कि आशीष जी मुझसे बहुत लायक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, तो मैं कोशिश करूं कि मुझसे छोटे हैं, कोई बात नहीं, मैं उनसे बड़ी लाइन खींचता हूं। तो इनको बड़ी लाइन तो खींचनी सिखाई नहीं बेचारों को, इनको तो काटनी सिखाई। विदेश में जाके जय जयकार करा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार हो रहा है। मंत्रियों के मंत्रालयों में क्या हो रहा है, अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र का स्टेशन टपक रहा है, कुछ भी हो रहा है, सड़कें बह गई हैं, कहीं कुछ, मोदी जी को कोई परवाह नहीं, नहीं नहीं, आनंद आप में। ऐसी बात करते हो मुझे बीच में काटना पड़ता है। मैं कार्यक्रम लाने वाला हूं इस साल, जो है विज्ञान का नोबल मोदी जी को मिलना चाहिए। हवा फेंकने वाला पंखा पानी फेंकता है, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा आविष्कार। पंखा, सीलिंग फैन हवा फेंकते हुए आपने देखा है ना, पानी फेंकने वाला सीलिंग फैन बनाया है नरेंद्र मोदी ने, काशी में। ठीक है। हाँ, अब कुछ दिन में ऐसा ना हो जाए कि पंपिंग सेट, जो किसानों खेत जिससे सिंचाई होती है, हरियाणा में भी इस्तेमाल होता होगा, जो है वो जो पंप लगते हैं पंपिंग सेट, तो हो सकता है वो पंपिंग सेट हवा फेंके और घर में आपके बेडरूम में सीलिंग फैन आप पे पानी फेंके। ये हो सकता है, नरेंद्र मोदी है ये। मोदी जी के सब, मोदी जी का, इसको मैं आविष्कार के बजाय चमत्कार कहता हूं। आविष्कार इंसान करते हैं और नॉन बायोलॉजिकल चमत्कार करते हैं, तो ये चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार करिए, आप ऐसे नहीं मोदी जी की बुराई करिए, हम नहीं ये बर्दाश्त करेंगे। आप जब कह रहे हैं तो हम जरा आगे चलते हैं आपको और लेकर के। लो भैया दिखाओ, देखो फिर एक चमत्कार, पीपल को बता दिया खेजड़ी। अच्छा, जब ये बतियाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस देश को बहुत समझते हैं, इस देश की माटी को, देश के किसान को, देश के आवाम को, देश के इतिहास को, देश के भूगोल को, देश के पानी को, देश की रवानी को, सब मोदी जी समझते हैं। लेकिन एक खबर पढ़ लीजिए, इससे पता चल जाएगा ये आदमी सिर्फ शेरवानी, न रवानी, न जवानी, न पानी, सिर्फ जानता है अपनी शेरवानी, बस और कुछ नहीं। पीपल को बता दिया खेजड़ी। पीएम मोदी ने लगाए पौधे पर, पीएम मोदी के लगाए पौधे पर हनुमान बेनीवाल ने घेरा। विवाद के बाद पीएम की पोस्ट डिलीट, हटा दो, हटा दो। इतना इसी सवाल है, इसी मैंने इतना सारा कथा काव्य बोल डाला जाने अनजाने। आप बताइए, एक व्यक्ति 76 साल की उम्र हो गई और वो आदमी कहता है कि मैं गरीबी से उठा हूं, गरीबी से, तपस्या जंगलों में रहा हूं, तपस्या किया पहाड़ों में किया, खेतों खलियानों में घूमा हूं। उसे पीपल नहीं पता है, वो पीपल नहीं जानता है। पीपल तो इस देश में बच्चा बच्चा जानता है। पीपल पूजा जाता है, पीपल पर भूत प्रेत जिन्न पिशाच परम क्या क्या कहते हैं कि ये पीपल है भैया, रात दिन न रहो यहाँ, ये है वो है। पीपल को लेकर तो पीपल से ज्यादा किसी पौधे की कहानियां नहीं होंगी भारत के धार्मिक उसमें भी, ग्रंथों में भी। ये पीपल नहीं पहचानते सनातन के पुरोधा, ये क्या जानते हैं? ये भारत को जानते हैं। जो पीपल नहीं पहचानता वो भारत को नहीं जानता, मैं नहीं मानता। नहीं, सब कुछ जानते हैं प्रधानमंत्री जी। हम कह देंगे उसमें कि वैसे तो ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने ट्वीट थोड़ी लिखा है, किसी और ने लिखा है, किसी चेले चपाटे ने लिखा होगा, तो क्या खास बात है। मोदी जी बेसिकली चूंकि उनके हैंडल पे किया गया है तो उसकी ओनरशिप उनको लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी ओनरशिप अगर वो सारे ट्विटर उस पर लेने लगेंगे तो उनके ट्वीट बचेंगे कितने, ये भी मुझे चिंता की बात है। और ये हनुमान बेनीवाल ने, ये कई कांग्रेसियों ने, जिस दिन ये गए थे ना राजस्थान अभी 3-4 दिन पहले, वो याद होगा आपको, रिफाइनरी वाला कॉम्प्लेक्स, और वहां भी झूठ बोल के आए। हाँ, वहां झूठ बोल के आए। वहां के जब ये सारा, जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां कोई काम ही नहीं हुआ उसके बाद, हम नहीं किया है सारा, तो गहलोत को आड़ा पड़ा। तो ये इस पे जयराम रमेश ने भी आपत्ति की थी कि पीपल को आप खेजड़ी बता रहे हो और ये सब कर रहे हो। इसमें पहले 2 दिन पहले वो कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सांसद लोकल है, निर्दलीय, और ये खींच के लेते हैं सारी चीजों को, कंप्यूटर कैमरे पे भी बोल दिया और सारा भी बोल दिया, तो इमीडिएटली बैक फुट पे आ गए। और एम्बेरसमेंट तो थी, वो गलत नाम लिखना चाहिए, किसी ने भी लिखा हो, तो उस पर चुपके से उसका नाम को विड्रॉ कर लिया, ट्वीट को डिलीट करके बात की। सवाल आशीष भाई क्या है कि ऐसी चीजें जो कंटेंट में, देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मोदी जी को सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी टीम को बदलना। ये टीम 2014 तक ठीक थी, जब झूठ और ये सब फैलाया करते थे। उनमें एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि अब प्रधानमंत्री बन गए हैं,
उनका हर शब्द इतिहास में दर्ज होगा। पहले बतौर मुख्यमंत्री बोलते थे जो बोलते थे, लेकिन वही टीम वही सब झूठ फरेब जो भी मर्जी दुनिया भर की झूठ जो आपने बताया कि नानक और वो सब बिठा दिए साथ में, तो ये मोदी जी को थोड़ी पता है इस बात का। मोदी जी ने तो 20 साल तो भिक्षा मांग के खाई है, वो कार्यकाल आप भूल ही गए। तो बेसिकली जो ये चारों तरफ का जो उनका सिस्टम है, वो सिस्टम उनको बार बार एम्बेरसमेंट कराता है। और चूंकि अपने आप पहले कुछ रिहर्स करके पढ़ के जाते नहीं है, सीधा उनको टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया, जो कुछ भी कर दिया वैसे ही ट्वीट कर दिया, वैसे ही एक्स पे लिख दिया सब जगह। तो अल्टीमेटली उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये एम्बेरसमेंट हो क्यों रहेगा। तो एम्बेरसमेंट का कारण है वो टीम जो अभी तक चली आ रही है पुराने सिस्टम से। अब उनको ये सोचना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री है देश के, इनके जो कंटेंट है भाषण का या ट्वीट का वो तथ्य आधारित होना चाहिए। आमतौर पे एक छोटा सा कोई मंत्री भी जाता है ना, उसके पास भी सारा ड्राफ्ट दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ जिस तरीके से कैजुअली चल रहा है, वो हनुमान बेनीवाल हो चाहे जयराम रमेश हो, वो तो इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। और पीपल तो कोई ऐसी चीज नहीं, पीपल तो आपका 3 साल का बच्चा बता देगा पीपल का पेड़ है। तो जो टीम उनके साथ है, जिन्होंने ये भी ट्वीट किया होगा, जो भी किया होगा, उसको भी देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी तो माशाल्लाह ही इतिहास का उनको जो ज्ञान है, विज्ञान का जो उनको ज्ञान है, डिप्लोमेसी आपने बताई थी शुरुआत में आज किस तरह डिप्लोमेटिक स्टेट्समैन है पूरे दुनिया में, इंटरनेशनल। जब मोदी जी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और ये कौन बताता है? ये राजनाथ बताते हैं या अमित शाह बताते हैं। जब मनमोहन सिंह बोलते थे दुनिया सुनती है, ये बात बराक ओबामा बताया करते, अब राजनाथ बताते हैं या उनके भक्त बताते हैं। तो मोदी जी ने युग परिवर्तन किया आशीष भाई, उसमें पीपल खिचड़ी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इन बातों को आप ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। आप ये देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है, तो डंका आज इंडोनेशिया में बज रहा है, कल ऑस्ट्रेलिया में बजेगा, 2 दिन बाद न्यूजीलैंड में बजेगा, और फिर वो भारत लौट के आएंगे। वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। 1.25 महीने में चौथा विदेशी दौरा है, चौथा। और बंगाल चुनाव के बाद क्या कह रहे थे, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, 2 साल के लिए आप विदेश यात्रा रद्द कर दें। वो मेरे रात के लिए थी, और वो 1.25 महीने में चौथी यात्रा पे निकल चुके हैं। विश्व भ्रमण का पैकेज है, एंजॉय कर रहे हैं, लेट हिम एंजॉय। नहीं, लेकिन जो दुनिया जो सुनती है बोलते हैं, तो इसको आप लोग मतलब ऐसे मत मानिए कि फेंक रहे हैं। देखिए, एक समय था दुनिया में जब विंस्टन चर्चिल बोलता था तो पूरी दुनिया सुनती थी, और वही दौर था कि चार्ली चैपलिन बोलता था और दुनिया सुनती थी। तो आप तय करो, ठीक है, ये तय करना है आपको भाई। हमारा काम बता देना, तय करना आपका काम है। और ये जो आप कह रहे हो कि मोदी जी 20 साल हो गए टीम हुई है, टीम बदल देनी चाहिए, आपके सलाह से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं। मैं टीम से कहता हूं कि 20 साल हो गया, अब तुम बदल दो, जिसके लिए काम कर रहे हो आदमी बदल दो। भाई एक आदमी के पास क्या अधिकार है कि वो 50 को बदलेगा? 50 मिलके एक बदल दे, ज्यादा आसान रास्ता, आप क्लिष्ट रास्ता चुनते हो। एक आदमी 50 को बदले, उससे बेहतर है 50 नहीं है 50 आदमी आशीष मिल। भाई, अरे बहुत ज्यादा 500, लोग हैं, 500, बहुत लोग। 5,000, 50,000, तो यही तो मैं कर रहा हूँ। एक आदमी 50,000 को बदले, इससे अच्छा वो 50,000 मिलके एक को बदल देना कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है अब। तो उसको बदल दो यार। चलिए आगे चलिए, अभी तो 3 हुआ है, हमने कहा था ना 4, 3 हुआ अभी, पहला दूसरा तीसरा, आप चौथे पा जाओ, चौथे पा जाओ। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के स्टाफ के 4 सदस्यों को बर्खास्त किए जाने की खबर चौंकाने वाली है। यह किसी से छिपा नहीं है कि मोदी शासन में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं। क्या बिना आग के इतना धुआं उठ सकता है? क्या यह प्रधानमंत्री की चंदा दो धंधा लो योजना के गड़बड़ा जाने का एक मामला हो सकता है? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त कर दी है, और जयराम रमेश का दिल इसलिए और थोड़ा इस मंत्रालय में लगता है क्योंकि एक जमाने में यही मंत्रालय संभालते थे, तो इस मंत्रालय में थोड़ा दिल ज्यादा लगता है, तो उन्होंने पूरे दिल से लिख मारा है इसको। चलिए अब इस पे भी चर्चा करते हैं कि काहे ये बर्खास्तगी मामूली नहीं है। एक मंत्री के दफ्तर में 3-3 4-4 बर्खास्तगी हो जाए, ये भारत है आधुनिक, और आधुनिक भारत में न्यू नॉर्मल है कि इसकी चर्चा नहीं हो रही है। नहीं तो इस पर तो देश के सामने जवाब आना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो दाहिने के बजाय बाएं हाथ से पानी पी लिए बर्खास्त कर दिए गए हैं। सवेरे पूजा में आरती का थाल ऐसे के बजाय एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमा दिए, बर्खास्त कर दिए गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। इतने बड़े मंत्री
और जो नरेंद्र मोदी का आंखों का तारा है, जो मतलब जो खास कोटरी है, उसमें का आदमी, उसका पूरा स्टाफ ही बर्खास्त हो गया। ये इस देश के लिए इतनी बड़ी खबर है जिस पे आज चर्चा ही नहीं की किसी ने। इस पर तो ये होना आशीष चाहिए था कि सरकार के भीतर कोई बहुत बड़ा बवंडर चल रहा है हेमंत भाई। आशीष भाई, 12 साल मोदी जी का जो डंका काल है, उसमें ये ऐसी पहली घटना है। अभी जब आपने कहा ना इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, तो मैंने एक भाजपा के बड़े नेता से ऐसे ही फोन किया, वो उसके बड़े करीबी है भूपेंद्र यादव। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया, तो उसका चेहरा फक हो गया एकदम। उसने कहा कि ये ऐसे, ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ। तो मैंने कहा आपके यहाँ होता ही है कि अभी अगला जो कैबिनेट रिशफल होगा उसमें भूपेंद्र यादव की विदाई भी तय होगी। उसने कहा कि अब तो अगर मंत्री रह भी जाएंगे तो भी क्या है, बचा क्या। पर्सनल स्टाफ के 4 आदमियों को रातों रात प्री मैच्योर रिपेट्रिएशन कर दिया जाए, ये सामान्य नहीं। यूपीए में सामान्य हो सकता था, वहां तो मंत्री जेल में भी चले जाते थे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। यहां तो राजनाथ कह चुके हैं कि हमारे यहाँ तो इस्तीफे होते ही नहीं। जिस तरीके से ओवरनाइट 4 स्टाफ के, उसमें कौन है आपको पता है? एक आईआरएस अफसर भी है जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, 2 एडिशनल पीएस, एक पीएस है, 4 लोगों का एक साथ जाना, यानी कि मंत्री का दफ्तर जिन भी कारणों से। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, भूपेंद्र यादव मोदी के नहीं, मोदी और अमित शाह के सिस्टम जिसको आप बोलते हो, उसके नंबर पहले 3 आदमियों में है वो, टॉप 3 के अंदर। एंड ही इज प्रीवी टू एवरी गेम दैट दे प्ले। वो चुनावी खेल से लेकर के कहां कौन सी मैनिपुलेशन होनी है, कैसे चुनाव जीता जाना है, क्या नैरेटिव रहेगा, उस कोटरी का हिस्सा है वो आदमी। अगर उसके अच्छा, उस खबर के बाद एक और भी चीज चल रही है, मैं आपको दर्शकों को याद दिला दूं कि अगले कुछ दिनों में 2 से 3 मंत्रियों के साथ और ये होने वाला है। जब आप आशीष भाई मंत्री को हटा दो ना, वही मैं चर्चा कर रहा था उस नेता से, आप अगर मंत्री को हटा दो तो कोई खास बात नहीं है, भूपेंद्र यादव उनके करीबी है भाई, और संगठन का काम देना होगा, कहीं और लंबा चौड़ा कोई और खेल करना होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तमाम चीजें। मंत्री के स्टाफ को एक साथ हटाना मंत्री की पोजीशन को अनटेनेबल कर देता है कैबिनेट में, और पूरी सरकार पे सवाल उठता है कि वो सरकार चल कैसे रही है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं इस खबर की चर्चा तक नहीं है। आप एक बार इंटरनेट पे अभी डाल के देखिए, किसी न्यूज वेबसाइट पे, किसी प्रोमिनेंट चैनल पे खबर नहीं मिलेगी आपको। ये कमाल है, इसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कैप्चर। और अभी जो चर्चा है कि ये एक गया है, और इसमें कई बड़े बड़े आईएएस, नाम तो मैं नहीं लूंगा, चुनाव आयोग में डंका बजा चुके हैं, कई बार हमारे मुंह से नाम निकलता है। उन्होंने किसी मित्र से पूछा, उस मित्र ने मुझसे पूछा फोन करके कि साहब फला साहब ये पूछ रहे कि ये क्यों हुआ। मैंने कहा जी काम ज्यादा अच्छा कर दिया था शायद, इसलिए हटा दिया, और तो क्या कहिएगा। तो यहां पर जो करप्शन का जो सेंट्रलाइजेशन है, उसमें अगर पता लगे कि कोई इसमें बीच में गड़बड़ कर गया तो फिर क्या होता है वो भी आप समझ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मंत्री की बात नहीं मानी होगी, ये तो संभव नहीं है। तो खेल क्या हुआ वो देखने की बात है, और ये पक्का है, बाहर बिल्कुल ग्रेप वाइन नहीं है कि अभी 2 से मंत्रियों 3 मंत्रियों के साथ ऐसा ही और होने वाला है। यानी कि सरकार के जो मंत्री हैं उनके दफ्तरों में भी सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है। और वो गड़बड़ अब इस लेवल तक चली गई है कि आमतौर पर इस तरह की चीज को दबाया जाता है आशीष भाई, एक को आज हटा दो, एक को महीने बाद हटा दो, तीसरे को धीरे, पता ना लगे। जब 4 लोगों को आप एक साथ हटा रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग, एंड दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस, जिसको मोदी सरकार को भी ये कदम उठाना पड़ा। अब चाहे भूपेंद्र यादव कैबिनेट में रहे ना रहे, लेकिन उनकी पोजीशन एज ए मंत्री कंप्रोमाइज हो जाएगी, अनटेनेबल हो जाएगी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर। मैं अब इसमें थोड़ा सा कार्यक्रम दर्शकों से क्षमा के साथ कहता हूँ, 2-4-5 मिनट पड़ जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि इस विषय को हम सबसे लास्ट में लाए थे, इसीलिए क्योंकि ये बाकी सब में थोड़ा मजा ज्यादा था, लेकिन ये गंभीरता ज्यादा इसमें है। भूपेंद्र यादव को पहले समझना होगा। भूपेंद्र यादव वो व्यक्ति हैं जो, अभी हेमंत भाई ने कहा भी था कि ऑपरेशन, जो सबसे बड़े ऑपरेशन होते हैं ना बीजेपी में, वहां भूपेंद्र यादव को लगाया जाता है, वहां राजनाथ को नहीं लगाया जाता है। राजनाथ को पर्ची उर्ची दे के भेजा जाता है कि जहां पर कोई घूरना हो तो किसको घूरे, तो राजनाथ सिंह को घूर लो। वसुंधरा राजे से घूरने लगी तो राजनाथ सिंह को घूर लो। ऑपरेशन जहां पर मतलब जहां पर होता है ना कि विश्वास पात्र कौन चाहिए, तो विश्वास पात्र भूपेंद्र यादव। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। अभी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हुए थे, 20 सीजीपीआई गए, पूरा का पूरा ऑपरेशन उसका जो हेडक्वार्टर होता है ना, कोई भी ऑपरेशन का हेडक्वार्टर,
वॉर रूम आप कह लीजिए। तो भूपेंद्र यादव का घर 20 सांसदों के ऑपरेशन का वॉर रूम था। A to Z मीटिंग। ओम बिरला के पास जाना है तो पहले भूपेंद्र यादव के यहाँ रजिस्टर भूपेंद्र यादव के यहाँ ही रहेगा कि रजिस्टर में आकर दस्तखत करो, नाम वो करो, अपना जो भी है थंब दो, जो प्रोसेस रखा हो वो सब भूपेंद्र यादव के यहाँ होगा। मैं खोखे ओखे की बहुत चर्चा सुनता हूँ जब टूटते हैं कि 50 खोखे सब कुछ होके और इस टाइप की। जयराम रमेश ने चंदा दो धंधा लो तक बात कहा, क्योंकि उनका जयराम रमेश का भी अपना एक दायरा है। वो जैसे जो अर्जुन वाला हिसाब है, मछली का आंख देख रहे हैं, तो उनको पर्यावरण में चंदा धंधा मतलब वो मंत्रालय तक बस खाली फोकस हो गया। उनका विशेष फोकस था वो अपना पुरानी यादों का। ये कहीं ऑपरेशन, अच्छा इतने नहीं, जब अब बोले तो हम बता ही देते हैं मोदी तो क्या है क्या नहीं छोड़ दो आप। बेसिकली सत्ता संगठन सब चलाते अमित शाह हैं। अमित शाह के जो सबसे मतलब 3 विश्वसनीय अगर मान लीजिए आप, तो 3 विश्वसनीय का नाम अगर उसमें करेक्शन होगा तो हेमंत भाई अपने हिसाब से कर देंगे, लेकिन मेरे पास जो है और बिल्कुल ठोक बजा के बता रहा हूं, वो 3 नाम भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल है। ये 3 है। पीयूष गोयल की जिम्मेदारी विटामिन एम की है, इन दोनों की संगठन की। और विटामिन एम की भी है। और कई बार पुराने, क्योंकि पीयूष गोयल के पिताजी जो है मतलब बहुत बीजेपी में जड़े, उनकी रूट्स मजबूत हैं, तो वो पिताजी की वजह से पुराने नेताओं के संपर्क में अपने जवानी से आ गए थे। तो कई बार मैसेंजर भी बनाए जाते हैं कि जाओ पुराने आदमी हैं जो उनको मैसेज ये देना है। तो ये 3 है। ये भूपेंद्र यादव, अजीत जोगी के पुत्र, इतना इनकी भूमिका खाली जिक्र थोड़ा सा कर दूं। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी वो आए भाजपा से गठबंधन करने के लिए, तो ये भूपेंद्र यादव थे जिनके साथ अमित शाह ने भेज दिया कि इनको लेकर चले जाओ और बात करवा दो। तो मायावती के घर पहुंच गए लेकर के अमित जोगी को। अमित जोगी चौंक गए, कहे यहाँ पे लाए हो गठबंधन करवाने, दादा एक बार इनके साथ गठबंधन करके भोग चुके हैं। तो सारे ऑपरेशंस जो बड़े होते हैं, वहीं पर जहां ऑपरेशन बड़े होते हैं वहां भूपेंद्र यादव खड़े होते हैं। भूपेंद्र यादव का स्टाफ हटाया जाना ये बिल्कुल असामान्य है। ठीक है, अब सवाल मेरा है, मेरे मन का सवाल है, अगर हेमंत भाई कुछ उसमें रोशनी डाल दे ठीक है, नहीं तो अंधेरे में रहने दीजिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, जैसे बड़े ऑपरेशन चंपत राय कर रहे थे, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, बड़े ऑपरेशन करते करते सर्जरी हो गई। कहीं भाई बड़े ऑपरेशन कर रहे थे तो उसी में पता चला कि क्या क्या हो गया। बड़े ऑपरेशन जहां होते हैं वहीं पे बड़ा खजाना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ, मैं मन का संदेह है, क्योंकि मैं 50 खोखा सब कुछ चोखा और ओके ओके ये सब सुना है, हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा कि भाई ऑपरेशन जहां से हो रहा था वहां से पता चला कि कैशबैक वगैरह हो गया हो कुछ, या कोई स्कीम ऐसी आई हो बाद में पता चला हो कि अच्छा स्कीम में वहां पर बीच में कुछ गेम हुआ है। नहीं आशीष भाई, वो जो ऑपरेशन था ना तृणमूल वाला, उसमें तो ये पीएपीएस की कोई औकात नहीं होती, लेकिन जो डे टू डे बेसिस पे जो रनिंग है ना, फंक्शनिंग है ऑफिस की, उसमें आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा संकट अगर इंडस्ट्री के लिए कोई है, जब सिंगल विंडो की बात करते हो, वीज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो आप, तो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का। इसीलिए ये मंत्रालय बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कभी से रहा है, अब से नहीं, कभी से। तो यहां जो मुझे लग रहा है कि कोई न कोई ऐसा खेल राष्ट्र सेठ का कोई मामला होगा जहां पर ये सब इस तरह, और वरना इस देश के अंदर कोई कुछ भी करता चले जाए, कौन पूछ रहा है भाई? सब तरफ क्विड प्रो को है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपने देखा, बहुत दुनिया भर की चीजें, भाजपा का किस तरीके से कोष बढ़ता गया, हजारों करोड़ का हो गया, आरएसएस किस तरीके से 3-3 बड़े बड़े वो टावर बना रहा है दिल्ली के अंदर, सारे देखे आपने। तो वो नहीं है यहाँ पर, मुझे लगता है कि किसी प्रिय व्यक्ति को कोई इन्होंने कोई छोटा मोटा इंजेक्शन लगाया है और जिसके कारण कोई दिल पे ले गया, ऊपर बैठा हुआ, उसके कारण ये ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इस सारे खेल में सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी की हुई है तो मोदी का जो स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है कि उसके अंदर कोई फाइट लाइन्स है जिसके कारण ये कदम उठाना पड़ा। और ये सामान्य कतई नहीं, बिल्कुल सामान्य नहीं है, सही कहा। एक खबर कहीं ये भी तो नहीं है कि सब इंटरकनेक्टेड हो, जरा खबर निकलाइए तो। एक खबर है और भी दिखाई देते हैं आपको। भारतवंशी बिजनेसमैन ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से 425 करोड़ रुपए ठगे,
CIA एजेंट बताकर प्रेसिडेंट का भरोसा जीता, बोला 36 फाइटर प्लेन मिलिट्री सिस्टम दिला दूंगा। ये आदमी कौन है? वो CIA एजेंट बन के मिला, भारतवंशी बिजनेसमैन है। ये मतलब एक संदेहास्पद, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे बेग होता है ना कि ऐसे कहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कनेक्शन वनेक्शन जुड़ रहा हो। नहीं 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 नहीं, ये अमेरिका में रहता है, प्रवासी भारतीय है, वहीं का रहने वाला है, मूल रूप से इंडिया का है। और इसने उसको बहला फुसला के कि मैं CIA वाला हूँ, ये है वो है, F-15 दिला दूंगा, फला कर दूंगा। उसमें भी कोई लोन ले लिया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से दोस्ती लगा कर। और वो व्यक्ति जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो आज मोदी जी का डंका बजवा रहे थे, वो उसको मिस्टर जी बोलते थे। तो वो खेल वो है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो अमेरिका का रहने वाला है और अमेरिका में उसके ऊपर 14 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। और उसने जो इंडोनेशिया से पैसा ठगा, उससे कैलिफोर्निया में बड़ा भारी शाही महल खरीदा है उसने। तो प्रतिभा वो भी दुर्दांत है, लेकिन उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं। जब तब ठीक है, क्योंकि अगर इस मामले से संबंध होता ना तो थोड़े अपमानजनक था। ये 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए में तो 4 सांसद आजकल नहीं मिलते। जिस हिसाब से अभी शिवसेना वाला रेट में देखा 150, 250, उतने में तो 2 सांसद नहीं मिलते हैं। अगर इतने छोटे अमाउंट का खेल भारत से हो, ठीक है, अच्छा है, अमेरिका में रहता है। अगर भारत से होता तो ये प्रतिष्ठा पर एक धक्का लगता है। मुझे निजी तौर पर बहुत दुख होता कि बताओ इतने छोटे पे 400 करोड़ रुपए पे मामला आ गया। ना, अच्छा है, नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, और देखिए मोदी जी का चहू और डंका बज रहा है, आप लोग भी बजाइए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।